दोस्तों, आज की कहानी है आवारा लड़के से शादी करने से अच्छा है बिन ब्याही ही रहना। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब्बा जान की प्राइवेट नौकरी के कारण 3 बड़े भाई बहनों की पढ़ाई प्राइमरी तक ही पूरी हो सकी थी, लेकिन मैंने बचपन से ही ठान लिया था कि उच्च शिक्षा हासिल करके रहूंगी। रेशमा, हमारी कौम और बिरादरी में पढ़े लिखे लड़के कहाँ मिलते हैं। तुम पढ़ाई की जिद छोड़कर कढ़ाई बुनाई सीख लो, अब्बू ने समझाया था। मेरी देखा देखी छोटी बहन भी ट्यूशन पढ़ाकर पढ़ाई का खर्च खुद पूरा करने लगी। 12वीं कक्षा की मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे वजीफा मिलने लगा। इस दरमियान दोनों बड़ी बहनों की शादी मामूली आय वाले लड़कों से कर दी गई और भाई एक दुकान में काम करने लगा। मैंने प्राइवेट कॉलेजों में लेक्चर की नौकरी करते हुए पीएचडी शुरू कर दी। अंत में नामचीन यूनिवर्सिटी में हिंदी अधिकारी के पद पर कार्यरत हो गई। छोटी बहन भी लेक्चर के साथ साथ डॉक्टरेट के लिए प्रयासरत हो गई। मेरी पोस्टिंग दूसरे शहर में होने के कारण अब मैं ईद बकरीद में भी घर जाती थी। इस बीच मैंने ज़रूरत की चीज़ें खुद खरीद कर जिंदगी को कामोबेश आसान बनाने की कोशिश की, लेकिन जब भी अपने घर जाती अम्मी अब्बू के ज्वलंत प्रश्न मेरी मुश्किलें बढ़ा देते। इतनी डिग्रियां ले ली है रेशमा तुमने कि हमारे बराबर का लड़का ढूंढने की हमारी सारी वह कवायद नाकाम हो गई है। अब्बू लोग पढ़ाई की कीमत समझने लगे हैं। देखना, आपकी बेटियों के लिए घर बैठे रिश्ता आएगा, तब आप फर्क करेंगे अपनी पढ़ी लिखी बेटियों पर। मैं कहती पता नहीं वह दिन कब आएगा। अम्मी गहरी सांस लेती। खानदान की तुमसे छोटी लड़कियों की शादियां हो गई, वे बाल बच्चेदार भी हो गई। सब टोकते हैं, सब कर रहे हो रेशमा। और नसीमा की शादी, तुम्हारी शादी न होने की वजह से हम हज करने भी नहीं जा सकते हैं। अम्मी ने अवसाद उड़ेला तो वह मैं चुपचाप उठकर चली गई। यूँ तो मेरे लिए रिश्ते आ रहे थे, लेकिन बिरादरी से बाहर शादी न करने की जिद अम्मी अब्बू को कोई फैसला नहीं लेने दे रही थी। शिक्षा हर भारतीय का मूल अधिकार है, लेकिन हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समाज युवाओं को शीघ्र ही कमाऊ पूत बनाने की दौड़ में शिक्षित होने देता। नतीजन पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी कौम आर्थिक तंगी, सीमित आय में ही गुजारा करने के लिए विवश होती है। यह युवा पीढ़ी की विडंबना ही है कि आगे बढ़ने के अवसर होने पर भी उसकी माली हालात उसे उच्च शिक्षा, ऊंची नौकरियों से महरूम कर देती है। उस दिन अब्बू ने फ़ोन किया। आवाज़ में उत्साह था। तुम्हारे छोटे चाचा एक रिश्ता लाए हैं। लड़का पोस्ट ग्रेजुएट है, प्राइवेट स्कूल में नौकरी करता है, तनख्वाह 8,000 है, खाते पीते घर के लोग हैं। फ़ोटो भेज रहा हूँ। दहेज की कोई मांग नहीं है, सादगी से निकाह करके ले जाएंगे। भाईजान ने भी फ़ोन कर बताया। अब्बू और भाईजान को तो मुँह मांगी मुराद मिल गई। मैंने फ़ोटो देखा, सामान्य चेहरा, बायोडाटा में मेरी डिग्रियों के साथ कोई मैच नहीं था, लेकिन मैं क्या करती। अब्बी अम्मी की फिक्र, बहन की शादी की उम्र भी 34 पार कर रही थी। मैं भारी सामाजिक एवं पारंपरिक दबाव के तहत अब्बू ने मेरी सहमति जाने बगैर रिश्ते के लिए हाँ कर दी। सगाई के बाद मैं वापस यूनिवर्सिटी आ गई, लेकिन जेहन में अनगिनत सवाल कुलबुलाते रहे कि पता नहीं उसका मिजाज कैसा होगा, उसका रवैया ठीक तो होगा ना। मुझे घरेलू हिस्सा से बहुत डर लगता है। यही तो देख रही हूँ सालों से अपने आसपास। क्या वह मेरे एहसास, मेरे जज्बात की गहराई को समझ पाएगा। तीसरे ही दिन मंगेतकर का फ़ोन आ गया। पहली बार बातचीत, लेकिन भ्रष्टाचार, सलीका नज़र नहीं आया। अब तो रोज़ का ही दस्तूर बन गया। मैं थकी हारी ऑफिस से लौटती और उसका फ़ोन आ जाता। घंटों बातें करता, अपनी आत्मस्तुति, शाबाशी के हिस्से सुनाता।
मैं मितभाषी बातों में जवाब में बस जी जी करती रहती। वह अगर कुछ पूछता भी तो बगैर मेरा जवाब सुने पुनः बोलने लगता। चौथे महीने के बाद वह कुछ ज़्यादा बेबाक हो गया। मेरे पुरुष मित्रों के बारे में, रिश्ते की सीमाओं के बारे में पूछने लगा। कुछ दिन बाद एक धार्मिक पर्व के अवसर पर बात करते हुए मैंने महसूस किया कि वह और उसका परिवार पुरानी निरर्थक परंपराओं एवं रीति रिवाजों के प्रति बहुत ही कट्टर और अडिग है। मैं आधुनिक प्रगतिशील विचारधारा वाली ये सब सुनकर बहुत चिंतित हो गई। यह सच है कि बढ़ती उम्र की शादी महज मर्द और औरत को एक छत के नीचे रखकर सामाजिक कायदों को मनाने एवं वंश बढ़ाने की प्रक्रिया के तहत एक समझौता होती है। फिर भी नारी का कोमल मन हमेशा पुरुष को हमसफर, प्रियतम, दोस्त, गुमगुजार के रूप में पाने की ख्वाहिश रखता है। मैं ऐसे कैसे किसी संवेदनहीन व्यक्ति को जीवन साथी बनाकर खुश रह सकती हूँ। एक दिन उसने फ़ोन पर बताया कि वह पोस्ट ग्रेजुएशन का अंतिम सेमेस्टर देने के लिए छुट्टी ले रहा है। मुझे तो बतलाया गया था कि वह पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है। मैंने उसके सर्टिफिकेट को पुनः देखा तो आखिरी सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं थी। मेरा माथा ठनका कि इसका मतलब मुझे झूठ बताया गया। मैं पहले भी महसूस कर चुकी थी कि उसकी बातों में सच्चाई और साफगोई नहीं है। उसने फ़ोन पर बताया कि वह प्राइवेट नौकरी की शोषण नीति से त्रस्त हो चुका है। अब घर में रहकर अर्थशास्त्र पर किताब लिखना चाहता है। किताब लिखने के लिए नौकरी छोड़कर घर में रहना जरूरी नहीं है। मैंने 2 किताबें नौकरी करते हुए लिखी है। मेरे जवाब पर प्रतिक्रिया दिए बगैर उसने बात बदल दी। अनुभवों और परिस्थितियों ने मुझे ठोस, गंभीर और मेरी सोच को परिपक्व बना दिया था। उसका यह बचकाना निर्णय मुझे उसकी चंचल, अपरिपक्व मानसिकता का परिचय दे गया। एक दिन मुझे ऑफिस का काम निपटाना था, तभी उसका फ़ोन आ गया। हमेशा की तरह बिना कॉमा, पूर्ण विराम के बोलने लगा, यह बहुत अच्छा हो गया, आप मुझे मिल गई। अब मेरी मम्मी को मेरी चिंता नहीं रहेगी। वह कैसे? क्योंकि मेरी तमाम बेसिक नीड्स पूरी हो जाएगी। सुनकर मैं स्तंभ रह गई। मैंने संयम जुटाकर पूछा, बेसिक नीड्स से क्या मतलब है आपको? उसने ठहाका लगाकर जवाब दिया, रोटी, कपड़ा और मकान। मैं सुनकर अवाक रह गई। भारतीय समाज में पुरुष परिवार की हर ज़रूरत पूरा करने का दायित्व उठाते हैं। यह मर्द तो औरत पर आश्रित होकर मुझे बैसाखियों की तरह इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। इससे पहले भी उसने मेरी तनख्वाह और बैंक बैलेंस के बारे में पूछा था, जिसे मैंने सहज वार्ता समझकर टाल दिया था। अपने निकम्मेपन, अपने हितों के साधनों के लिए ही शायद उसने पढ़ी लिखी, नौकरी पेशा लड़की से शादी करने की योजना बनाई थी। आज मेरे जीवन का यह अध्याय चरम सीमा पर आ गया। मैंने चाचा, बुआ, भाईजान को अपनी सगाई तोड़ देने की सूचना देकर दूसरे ही दिन मंगनी में दिया सारा सामान उसके पते पर भिजवा दिया। मेरा परिवार काठ बन गया। मुझे दुख गर्जी के चेहरे पर मोहब्बत का फरेबी नाकाम पहनने वाले के साथ रिश्ता कबूल नहीं था। छल कपट, स्वार्थ, दंभ से भरे पुरुष के साथ जीवन व्यतीत करने से बेहतर है मैं अकेली बिन ब्याही ही रहूं।